नमस्कार साथियों, WCL संवाद के 90वें एपिसोड के भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। सर, वर्ष 2010 में जब कोल इंडिया का पहली बार IPO लाया गया, उस समय कोल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में आपका क्या अनुभव रहा? कंपनी के लंबे इतिहास में पहली बार इस तरह की एक्सरसाइज करने में आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी? देखिए, फर्स्ट चुनौती तो हमारा ये था कि हमारे पास किसी के पास कोई आइडिया नहीं था कि IPO कैसे किया जाता है। वी आर नॉट अ मार्केट फ्रेंडली, कैपिटल मार्केट फ्रेंडली कंपनी। हमारा कैपिटल मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये IPO होता है बॉम्बे का कंपनी जैसे। सेकेंड इज वी आर स्टेशन इन कैलकाटा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, तो बहुत ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन भी नहीं है, वो नहीं है। सो दैट वाज वन इशू। सेकेंड इशू वाज ए जनरल परसेप्शन जो कोल इंडिया का IPO हो ही नहीं सकता। नेसेयर्स इतना लोग थे ना, मोस्ट ऑफ द पीपल इंटरनली ऑल्सो, इंटरनली एक्सटर्नली, मोस्ट ऑफ द पीपल कि ये कभी हो ही नहीं सकता। वो जो नहीं हो सकता, ये इसका जो ये था, दैट वाज अ बिग ओवरहैंग। बट वी डिसाइडेड हम इसको करके छोड़ेंगे। कारण एक ही था कि 2008 में हमको नवरत्न मिला अक्टूबर में। उसी समय ये आया था कि 3 साल के अंदर आपको IPO करना है। तो अक्टूबर 2008 के बाद 3 साल मतलब अक्टूबर 2011, तब तक मैं रिटायर कर गया। अगर मैं वो डिसीजन लेता कि हमारे क्या है, नेक्स्ट CMD सोच लेगा, आई वुड हैव डन द बिगेस्ट डिससर्विस टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं सोचा कि ये हमको आई कैन नॉट थिंक ऑफ, बिकॉज इफ आई एम हैविंग अ नॉन माइनिंग फाइनेंस काइंड ऑफ बैकग्राउंड, आई शुड बी एबल टू हैंडल दिस। सो वी डिड अ मैसिव एक्सरसाइज। हम 2008 के बाद जब भी हम बाहर जाते थे, या हमारा कोई डायरेक्टर CMDs कभी बाहर जाते थे, तो वी यूज्ड टू ऐड वन मोर डे एंड मीट द इन्वेस्टर्स कि क्या परसेप्शन है आपका। एंड आई एक्चुअली हैड गोल्डमैन सैक्स, जो यहाँ थे, गोल्डमैन सैक्स का एक सज्जन था, वो हमको बोलते कि साहब, यू प्लीज फ्रीली यूज अस, वी विल बी वेरी हैप्पी टू एसोसिएट विथ यू। इट इज़ माई मिसफॉर्चून कि वो कोटेशन में आउट हो गया, मैंने बिडिंग में, बट देन ही हेल्प्ड अस अ लॉट। ही यूज्ड टू अरेंज ऑल दिस मीटिंग्स एटसेट्रा, समटाइम्स कम अलॉन्ग विद अस। तो उसमें हमको पता चला कि ग्लोबल इन्वेस्टर हमको देखते हैं किस रूप से। सो ऑल द प्रॉब्लम्स दे मेंशन्ड, जो मैं पहले डिस्क्राइब किया, दोज प्रॉब्लम्स दे मेंशन्ड एट दैट टाइम। सो उसका आके, सो वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सेंस द प्रॉब्लम्स एंड देन create answers for that. And because of that, those were squarely done. So उसके चलते IPO इतना successful हुआ. We created a presentation which had basically 3 or 4 major themes. Number one was this company has a management which has consistently performed since the formation of the company. हर management ने अपना contribution किया है. That was a very strong point. सेकेंड पॉइंट वॉज, हम लोग थोड़ा सा पहले, बिफोर द IPO, वी डिड सम ग्लोबल राउंड्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स, मेजर ग्लोबल इन्वेस्टर्स। उनका 3 तो मेजर पॉइंट था। एक पॉइंट था, आप लैंड खराब कर देते हो। सेकेंड पॉइंट था, आप इनएफिशिएंट हो। और थर्ड पॉइंट था, आपके यहाँ करप्शन बहुत है। वो 3 पॉइंट का जवाब बनाना है। सेकेंड और थर्ड का जवाब तो भाषण देना है, हम ऐसा नहीं है, क्यों, इसीलिए हम नहीं है, वॉट एवर इट इज। फर्स्ट के लिए काम करना पड़ेगा। ये हम लैंड डिग्रेड नहीं करते हैं, रेस्टोरेशन रिक्लेमेशन ढंग से होता है, उसके लिए हम लोग ठीक किया। इसको एकदम ऑब्जेक्टिवली करने के लिए हम NRSA के साथ बात किया, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। उनको हम बोला गया कि हर ओपन कास्ट माइंस का, पर्टिकुलरली द लार्ज ओपन कास्ट माइंस, लार्ज 50 टॉप ओपन कास्ट माइंस का आप हर साल का फोटो लीजिए। एंड इफ यू कंपेयर द फोटोज, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट वेदर कमेंसुरेट लैंड रिक्लेमेशन रेस्टोरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो ब्लैकआउट एरिया बढ़ जाएगा। सेकेंड एक्शन वी टुक वाज, एवरी ओपन कास्ट मैनेजर, जो उसका प्रोजेक्ट ऑफिसर, was told that henceforth land restoration reclamation will be your number 2 item in terms of weightage. वेटेज में प्रोडक्शन के बाद ही ये आएगा। वो था ही नहीं वो आइटम। हम जब देखे वो TAAD में वो है ही नहीं, तो उसको इंट्रोड्यूस किया गया बड़ा स्ट्रांगली। एंड देन दे वर टोल्ड दैट यू आर अंडर सैटेलाइट सर्वेलेंस। ऐसा स्थिति में कोल इंडिया में काम हो जाता है। आफ्टर 1 year we found that all 50 mines are compliant.
So you ask them to proceed one step further and get ISO 14001. 53 mines got it. So that was a major statement we could make in the prospectus. So you have to think out of the box. See, if you have to address an issue, you have to think out of the box. जैसा इसमें हम कोई भी भाषण देके हमारा उपाय नहीं, हमको इसको ये काम ऑब्जेक्टिवली करना पड़ेगा, करके हुआ. But in the other cases, like for example, in the case of you are inefficient. क्यों inefficient? Because your OMS is low. दुनिया का OMS के तुलना में ये OMS लो है. उसका बड़ा ब्यूटीफुल आंसर हम लोग दिए. हम बोले कि हमारा जितना कोल कंपनीज है दुनिया में, लिस्टेड कोल कंपनीज, इवन अनलिस्टेड लार्ज कंपनीज, उसको हम कॉस्ट कर्व में लाते हैं. कॉस्ट का मतलब मिनिमम कॉस्ट से शुरू करके मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज पर टन, उसमें ट्रांसलेट करते हैं. तो जो लोग फर्स्ट डिसाइल में आएगा, फर्स्ट 10% में आएगा, उसका कॉस्ट मिनिमम है. उसका कॉस्ट अगर मिनिमम है, उसका टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट है. कॉस्ट एंड फैक्टर प्रोडक्टिविटी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड. अब देखिए हमारा पोजीशन क्या है, हम फर्स्ट डिसाइल में है. इफ वी आर इन द फर्स्ट डिसाइल, सो इन टर्म्स ऑफ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी वी आर ऑल्सो इन द टॉप डिसाइल. वी आर वन ऑफ द बेस्ट. सो ओएमएस से क्या फर्क पड़ता है? हमारा मशीनिंग यूटिलाइजेशन बेटर है, कहीं पर हम बेटर है, इसलिए हमारा वो है. तो दैट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव आंसर. थर्ड इशू वाज करप्शन. करप्शन में एक्चुअली हम लोग हर साल वो सीबीसी के साथ एक मीटिंग करते थे, जिसमें सब सीएमडी लोग आते थे. होल डे मीटिंग होता था. उसमें हम सीबीसी को रात में क्वेश्चन किया कि हाउ डू यू रेट कोल इंडिया विज़ द अदर बिग पीएसयूज इन टर्म्स ऑफ करप्शन. उसमें एक सेंटेंस में बताया कि यू गाइज आर लो इन क्वांटम बट हाई इन नंबर्स. आपका बहुत केस होता है लेकिन क्वांटम लो है, मतलब 5 लाख 10 लाख 10 टाइप, करोड़ में नहीं जाता है केसेस. सो आई सेड कि देन कैन वी infer from this that this company is insulated from institutional corruption? ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? बोले yes in a sense. तो मैं वो रूफटॉप से बोलने लगा, the company is completely insulated from institutional corruption. वो खा गया. So all these things were put into a proper presentation. And that presentation was done from San Francisco to Sydney, हर जगह में. And as a result, उसका जो इफेक्ट हुआ ना, मैंने you can't say वो 10,000 crores originally टारगेट था 10% का, वो जाके 15,200 करोड़ में खत्म हुआ. And it was a massive success. सर, कोल इंडिया से सेवानिवृत्ति के बाद आपने अपने जीवन के अनुभवों को व्हेन कोल टर्न्ड गोल्ड नामक पुस्तक में लिखा. इस लोकप्रिय पुस्तक के मर्म के बारे में हमारे कोयला परिवार को बताएं. बहुत धन्यवाद. ये मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है. इसका उत्तर देने में मुझे आनंद मिलेगा. देखिए, बीसीसीएल के पहले तक, डब्ल्यूसीएल तक मैं जो सेवा किया, उसमें किताब लिखने का कोई गुंजाइश नहीं था. मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरा काम लाइफ में ऐसा कुछ काम होगा विच विल मेरिट अ बुक. बीसीसीएल के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये स्टोरी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड इट इज़ वर्थ शेयरिंग. बट जब आईपीओ हुआ तब मुझे लगा ये स्टोरी नहीं बताना एक डिससर्विस होगा. बिकॉज एवरीबडी नोज, बिकॉज दैट्स ऑन रिकॉर्ड, दैट दिस आईपीओ वाज अ रिसाउंडिंग सक्सेस. I mean, very few IPOs can command that kind of a stage. इतना बड़ा IPO, इतना बड़ा सक्सेस. गवर्नमेंट हमको बोलते रह गए कि आप स्टेट बैंक और LIC से बात करके रखिए क्योंकि उनको बेल आउट करना पड़ेगा. एंड आई रिफ्यूज टू डू दैट. स्टिल द IPO was sold. 15 times ओवर सब्सक्रिप्शन. कॉर्पोरेट सेगमेंट जो है, मतलब योर कंपनी सेगमेंट जो है, उसमें 25 times ओवर सब्सक्रिप्शन. LIC, SBI came on the third day, each with 13,000 crores of subscription, got 460 crores worth of shares because it was 25 times oversubscribed. So these are the realization of a different order. But having said that, how many people know how it happened? People don't know. इसीलिए ये बोल के जाना मैं ज़रूरी समझा और इसीलिए मैं वो किताब को लिखा. I took about 3 years to write the book.
which covered largely, I would say, BCCL ka story and then the IPO story and how the IPO was shaped. That story. The most important point there is that it's a great learning. So only by writing I can document that learning. And my biggest experience was, rather finest experience was when I reached out to Mr. Pranab Mukherjee because he was the finance minister at that time. I said, "Ki sir, if you can have a look and then write a forward to it." He said, "आप रख के जाइए, मैं देख लेता हूँ." Just about 3-4 days his forward came. He has so nicely written the forward because he felt good about it. So I feel very satisfied and happy that this is something really good that has happened to the company, and I was fortunate to get an opportunity to drive this. सर, आपके नेतृत्व में वर्ष 2006 के दौरान बीसीसीएल ने पहली बार 156.11 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया था। बीसीसीएल का यह टर्न अराउंड कैसे संभव हुआ तथा ई ऑक्शन ने उसमें क्या भूमिका अदा करी? देखिए, बेसिकली 4 ठो प्लैंक था ये टर्न अराउंड का। द फर्स्ट पॉइंट वाज प्रोडक्शन ग्रोथ। प्रोडक्शन ग्रोथ के लिए उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था डिपार्टमेंटल मशीन्स का ओवर एज बहुत बढ़ गया था। इनफैक्ट दे वर ऑल हायर देन द रेटेड लाइफ बाय 3 to 4 years. सो कैपेसिटी वॉज इन पेपर बट नॉट ऑन ग्राउंड। दैट वॉज सिचुएशन। एंड ये क्यों था? क्योंकि कोल इंडिया से कोई पैसा नहीं मिल रहा था। तो हमने कोल इंडिया को एक प्रपोजल दिया, सरकार को दिया, कोल इंडिया को भी दिया कि देखिए साहब, ये जो लाइफ हमारा बढ़ गया है, एवरेज लाइफ ऑफ डंपर्स इज 13 years, हमारा होना चाहिए 9 साल। इसको अगर हमको 9 साल के अंदर लाना है, हमको इतना डंपर रिप्लेस करना है, इतना शॉवल रिप्लेस करना है, इतना ड्रिल रिप्लेस करना है, इतना डोजर रिप्लेस करना है। ये सब अगर हम रिप्लेसमेंट कर लेते हैं तो लाइफ वो रेटेड लाइफ के नीचे आ जाएगा। और जब बीसीसीएल का अपना इतिहास में जब ऐसा सिचुएशन था, विच वॉज 98-99 लास्ट, जब रेटेड लाइफ के नीचे इक्विपमेंट का एज था, तब बीसीसीएल ने 82% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दिया था। आज के दिन में वो घट के 62% हो गया है। तो अगर हम नॉर्मेटिव नहीं, सीएमपीजे के बोल रहे हमको दरकार नहीं है, बीसीसीएल का ही अपना परफॉर्मेंस अगर हम रिपीट कर सकते हैं कि 82% में अगर हम चले जाते हैं, 62 से 82, 62 to 82, 5 मिलियन टन का एक्स्ट्रा कोल प्रोडक्शन आता है उसमें से। तो 5 मिलियन टन का कोल प्रोडक्शन का वैल्यू मतलब कंट्रीब्यूशन है 400 करोड़ रुपया, और ये करने में हमको लगेगा 800 करोड़ रुपया। तो 2 साल में हमारा पैसा रियलाइज हो जाएगा कि जी हमको टर्न अराउंड प्लान बनाने मत बोलिए, ये पैसा हमको दे दीजिए। तो कोल इंडिया वॉज ग्रेशियस, से बोले मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 300 करोड़ रुपया आप लीजिए और करके दिखाइए। तो 300 करोड़ से पहली बार पूरा बीसीसीएल फील्ड में, क्षेत्र में इक्विपमेंट आने लगा, और नया इक्विपमेंट आने के चलते उनका मैंने मोरल जोश आने लगा, उससे प्रोडक्शन में भी फर्क पड़ा। सो दिस वाज फर्स्ट प्लैंक। सेकेंड, जैसे मैं आपको बताया, आउटसोर्सिंग हम लोग किए, करीब 17-18 पैचेस में हम आउटसोर्सिंग करके अनदर 1 मिलियन टन 1.5 मिलियन टन का प्रोडक्शन आया। तो उसके चलते प्रोडक्शन में चेंज हो गया। आउटसोर्सिंग में कोयला हमको सस्ता में मिलता है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज लो। सो ये दोनों के चलते काफ़ी हम टर्न अराउंड की तरफ आगे बढ़ गए, लेकिन फिर भी पूरा टर्न अराउंड नहीं हो रहा था जब तक ना हम ई ऑक्शन किए। और ई ऑक्शन जब हम कर पाए, ये तीनों चीज़ मिला के हमको करीब 400 करोड़ का फ़ायदा हुआ। इन एडिशन जो हम कर पाए वो हम सेल के साथ एक बड़ा अच्छा प्राइस निगोसिएशन कर पाए। सेल को हम अच्छा कोयला देते थे, और सेल का चेयरमैन वो भी फाइनेंस के आदमी थे। हम उनको बताया कि साहब आप हमारा बड़े भाई है, हमको थोड़ा हेल्प करिए। सो ही वॉज वेरी नाइस, ग्रेशियस। बताइए क्या करना है। ओवर अ कप ऑफ टी वी फाइनलाइज द प्राइस, एंड इट वाज अ गुड प्राइस। सो विथ ऑल दिस 4 थिंग्स कंपनी। सर, डब्ल्यूसीएल के उत्तरोत्तर विकास के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, डब्ल्यूसीएल तो विकास की ओर बढ़ रहा है, बड़ा स्टेडीली बढ़ रहा है। मेरे विचार में ऐसा अगर वो आगे बढ़ेगा तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डब्ल्यूसीएल एंड ऑल कोल कंपनीज के लिए मेरा एक सुझाव ये रहेगा कि कोल, देखिए, कोल इज ऑन दी वे आउट। कोल इज नॉट गोइंग टू रिमेन फॉर एवर, नंबर 1। नंबर 2,
हमारा देश का जो रोड मैप है, एनर्जी रोड मैप जो है, वो बड़ा भिन्न है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फॉसिल फ्यूल घट रहा है, कोल घट रहा है। हमारे देश में कोल घट नहीं रहा है, कोल बढ़ रहा है। उसका कारण ये है कि हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पावर ओनली 1300 है, जो दुनिया का एवरेज का 1/3 है, चाइना का 1/5 है। तो हमारा जब डेवलपमेंट होते रहेगा तो ये नंबर यहाँ नहीं रहेगा, ये नंबर फास्ट बढ़ेगा। जब फास्ट बढ़ेगा, दैट मल्टीप्लाइड बाई 1.4 बिलियन पीपल, एनर्जी डिमांड विल बी राइजिंग एक्सपोनेंशियली। वो रिन्यूएबल से संभव नहीं होगा मीट करना, इसीलिए हमको कोल और रिन्यूएबल दोनों बढ़ना पड़ेगा। दुनिया में दूसरी जगह में जहाँ पर एक स्टेबल सिचुएशन आ गया है, आप रिन्यूएबल कैपेसिटी ऐड करिएगा तो फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी हट जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है, हमारे यहाँ दोनों बढ़ेगा टिल यू रीच ए सर्टन लेवल ऑफ पर कैपिटा कंजम्पशन, यू रीच द लेवल ऑफ से डेवलप्ड कंट्री। जो हमारे सरकार आज के दिन में बोल रहे हैं कि 2047 में हमको ऐसा जगह में हम पहुँच सकते हैं। सो 2047 के बाद आप रिन्यूएबल कैपेसिटी ऐड करिएगा तो फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी डिसअपियर करेगा, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। और 47 से हमने अंगीकार किया है दुनिया को कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो हो जाएंगे। तो 47 to 70 23 साल टाइम आपके पास रहेगा डिस्प्लेस करने का, फॉसिल फ्यूल डिस्प्लेस करके रिन्यूएबल लाने का। लेकिन तब तक हमको ये बढ़ना पड़ेगा। हमको याद रखना है कि ये ट्रेंड जो है, ये दुनिया का ट्रेंड का उल्टा है। सो देयरफॉर देयर विल बी सीरियस हेडविंड्स, बहुत सीरियस हेडविंड्स आने वाला है। दुनिया मानेगा नहीं, आप लोग पॉल्यूशन कर रहे हो, नेचुरली ये पॉइंट आएगा। हेडविंड्स को टैकल करने के लिए हमको ये जो पॉल्यूशन इशू जो है, इसको जितना मिटिगेट करना संभव हमको करना चाहिए। और उस मिटिगेशन में दो चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो है वॉशिंग ऑफ कोल, हम अनवॉश्ड कोयला नहीं बेचेंगे। और हमको तय करना है कि एक दिन आएगा, जो दिन हम आज के दिन में तय कर लेना चाहिए कि इस तारीख के बाद हम कोई भी अनवॉश्ड कोल नहीं बेचेंगे। A decision of that sort has to be taken not only by WCL but all coal companies. We should take that as quickly as possible and then work towards that, so that your coal के साथ जुड़ा हुआ जो pollution है, आप तो बहुत ash move कर रहे हैं। Your average 1 ton of coal moves by 400 kilometers. तो 400 किलोमीटर आप जो 6% एक्स्ट्रा ऐश जो वॉश करने से चला जाता है, उसको तो आप ले जा रहे हैं। तो दैट इज अ वेस्टेज, दैट इज वन। देन ये सब टेक्नोलॉजी हाई टेक हम लोग टेक्नोलॉजी में पावर जनरेट करते हैं, दैट बिकम्स ईजियर विथ लो ऐश गुड क्वालिटी कोल। जितना ऐश बढ़ेगा वो उतना प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको गैसिफिकेशन में जाना है। गैसिफिकेशन में ऐश इज अ प्रॉब्लम, लो ऐश कोल इज बेटर फॉर गैसिफिकेशन। सो इसीलिए ऐश घटाना एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए और उसके लिए लार्ज नंबर ऑफ वॉशरीज बैठाना चाहिए। फॉर्चुनेटली हमारे पास ये WCL में अभी एक नया वॉशरी आया है जो स्टेट ऑफ द आर्ट वॉशरी है, जिसमें द यील्ड इज़ वेरी हाई। रेसिडुअल रिजेक्ट जो रह जाता है उससे आपका कोई पावर जनरेशन होगा नहीं, वो लैंड फिलिंग में ही काम आएगा, ऐसा रिजेक्ट्स आता है। तो रिजेक्ट्स का जो प्रॉब्लम था वो भी चला गया। इट कंज्यूम्स लेस वाटर, लेस पावर एफिशिएंट, वाटर एफिशिएंट। तो वो टेक्नोलॉजी वाला जो वॉशरीज है वो लार्ज नंबर में लगाना, जितना जल्द से जल्द वो करना, ये हम सोचते हैं कि जरूरी है। सर, WCL संवाद कार्यक्रम के बारे में आपके विचार हमारे कोयला परिवार के साथ साझा करें। देखिए, ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिए हैं WCL, एंड यू आर कवरिंग नॉट ओनली WCL पीपल, यू आर ऑल्सो कवरिंग पैन कोल इंडिया। मेरा तो सोच ये है कि दिस शुड बी अ कोल इंडिया इनिशिएटिव अल्टीमेटली, एंड दिस शुड कंटिन्यू, रादर बी स्ट्रेंथेंड। एंड आई एम क्वाइट श्योर दैट ये जितना स्प्रेड करेगा, आपका इमेज बिल्डिंग जो कोल इंडिया के लिए हर वक्त एक इशू रहेगा, WCL सब्सिडरी को, अदर सब्सिडरीज, कोल इंडिया सबके लिए एक इशू रहेगा, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो जाएगा अगर आप इसको और थोड़ा स्ट्रेंथन किया जा सकता है और इसको एक कोल इंडिया का प्रोजेक्ट के माफिक लिया जा सकता है। मैं तो ये भी बोलना चाहूँगा। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने यादगार अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा किए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।